मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडीज है, वो भी जवाब गलत देते हैं। अगर मैं केईएम हॉस्पिटल में, अभी मैं आर्किटेक्चर का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक्सपर्ट हूँ, शायद हो सकता है पूरे देश में इतनी गहराई से इस चीज को समझने वाले बहुत कम लोग हो, उसमें मैं हूँ। लेकिन मैं अगर केईएम हॉस्पिटल में जाके वहाँ के डीन को ऑपरेशन कैसा करना है इसके ऊपर बोलने लगूंगा, वो कहेंगे चुप बैठे यार, तेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। तो पीएचडी मेरे पास अमेरिका की यूनिवर्सिटी के होने के बाद में ये जरूरी नहीं कि हर चीज में मुझे हर बात मालूम होनी चाहिए। तो जो चीज जिसको समझ पड़ती है उसको समझ पड़ती है, सबको वो चीज समझनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर हमको ये लगता है कि हमने 4 चौपड़ियां पढ़ ली है, करोड़ 2 करोड़ की हमारी अर्निंग हुई है, इसका मतलब सब चीज हमको समझ में आती है। इसके लिए बिल्डर हमको फंसाता है। जैसे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं लोगों को, तो 100 में से 90 लोग गलत जवाब देते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों को मैं एक ही सवाल पूछूं, बोले सीक्रेटली आप आंसर लिखिए और बैलेट पेपर में लिखिए, तो 90 लोग गलत आंसर लिखेंगे। बिल्डिंग कौन बनाता है? सिंपल क्वेश्चन। 90 आउट ऑफ 100 विल से बिल्डिंग। आंसर रॉन्ग। कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता। रहेजा नहीं बनाता, रिजवी नहीं बनाता, रुस्तम जी नहीं बनाता, ओबेरॉय नहीं बनाता, कोई बिल्डर बिल्डिंग नहीं बनाता है। बिल्डिंग बनाने वाला जो प्राणी है उसको कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार बोलते हैं। उनको ठेकेदार और बिल्डर का फर्क समझ में नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग दोनों को कंफ्यूज करते हैं कि ये वही है। तो मुझे कभी कभी समझाना पड़ता है कि अगर बाल काटने हो तो सैलून में जाना पड़ता है, और अगर मिठाई खरीदनी हो तो मिठाई की दुकान में जाना पड़ता है। वैसे अगर खुद को चीट कराना हो तो बिल्डर के पास जाना पड़ता है, और अगर बिल्डिंग बनवानी हो तो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़ता है। ये 2 अलग अलग दुकानें हैं जिनका एक दूसरे के साथ आप कंफ्यूज मत करिए। तो ओरिजिनल रेसिडेंस का एंट्रेंस एग्जिट अलग, उनकी लिफ्ट 8 मंजिल से ऊपर जाती ही नहीं है, खत्म वहां पे। और सिलेबल वालों का एंट्रेंस एग्जिट अलग, उनकी लिफ्ट ग्राउंड से 8 मंजिल तक रुकती ही नहीं है, वो 8 के बाद में स्टॉपिंग एट ऑल स्टेशन है। तो एक बिल्डिंग में जो इंसान से भेदभाव कराने की ये योजना बन चुकी है कि जिसमें जो 4 करोड़ 5 करोड़ में फ्लैट खरीदता है वो अपने बच्चों को भी ये मफतिया लोगों के बच्चों के साथ खेलने नहीं देता। ये बिल्डरों की, इट हैज क्रिएटेड अ सोशल स्ट्राइफ। ये मैंने लिखा हुआ है मेरी रिपोर्ट में कि एन एक्ट ऑफ प्रीडेटर्स तो जंगल में होते हैं जहां पे बड़ी मछली छोटी मछली को खाते हैं। ये इकोनॉमिक प्रीडेशन है जहां पे एक तरफ जो 5 करोड़ 10 करोड़ दे के फ्लैट खरीदता है और दूसरी तरफ जिनको फ्री में मिलता है, ये आपस में इनका सोशल बैरियर क्रिएट करते हैं विद इन द सेम प्रीमाइसेस, व्हिच कॉजेस सोशल अनरेस्ट. The children do not want to talk to each other. Somewhere you have a person who barely has a motorcycle or 1 vehicle, and then you have someone who has 3 vehicles. You have someone here whose maximum capacity of a vehicle doesn't exceed a Innova or something. You have there someone who has couple of Mercedes or a BMW. This is the kind of disparity that this scheme has created. और एक बिल्डिंग में ही अलग स्पेसिफिकेशन, सिलेबल वालों के लिए स्पेसिफिकेशन अलग और रिहैब वालों के लिए लोअर स्पेसिफिकेशन. मतलब जगवार के फिटिंग्स उनको भी और जगवार के फिटिंग इनको भी, लेकिन उनके जगवार के फिटिंग अलग क्वालिटी के, इनके जगवार के फिटिंग अलग क्वालिटी के. ये हर जगह में पाया, और ये मैंने अपनी आंखों से जब मैं बिल्डरों को फंड करता था, बैलेंस शीट में चेक करता हूं कि फिक्चर्स एंड फिटिंग में 2 किस्म के, टॉयलेट फिक्चर्स एंड फिटिंग फॉर 100 people X amount,
toilet fixtures and fitting for another 100 people, 10x amount. अरे क्यों भाई, ये दोनों भी एक ही टॉयलेट बने नहीं, उनका अलग स्पेसिफिकेशन, इनका अलग, क्यों ये मफतिया लोगों को क्या देना। तो ये ज्यादातर बिल्डर के योजना में हम पाते हैं। जिनको घर मिल भी गए, मतलब रखड़ा रखड़ा के मिल भी गए, तो ये, और लास्ट बात तो ये कि बिल्डर जो हाईएस्ट उसको पैसा देगा उसको घर बेचेगा। आपको कोई चॉइस नहीं है कि रीडेवलपमेंट के बाद में जो घर खरीदने वाला है वो हमारा मतलब क्या करता है क्या नहीं करता है, इसका आपको चॉइस नहीं। आपके नंबर ऑफ फ्लैट से खरीदने वाले के नंबर ऑफ फ्लैट्स दुगने होते हैं, तो ट्वाइस द नंबर। आप अगर एक बिल्डिंग में 100 है तो उसके 200-300 लोग रहेंगे, तो वो 200 लोग तय करेंगे कि मेंटेनेंस क्या करना है और कैसे रूल्स बनाना है, किस चीज के लिए क्या बनना है, जो आपको परवड़ेगा नहीं। इसका मतलब आपको बेच के जाना है, चाहे पहले बेच के जाना है, फिर बीच में बेच के जाना है, फिर 5 साल बाद में बेच के जाना है। यानी रीडेवलपमेंट की बिल्डर की योजना से ओरिजिनल रेसिडेंट को बाहर फेंकने का षड्यंत्र है। 72% of all redevelopment buildings in Mumbai which were completed, original residents have sold 72%. And the first people to sell their flats are the chairman and secretaries. Because जो 5 करोड़ 10 करोड़ में खरीदता है, उसको जो बिल्डर का लॉयर एग्रीमेंट बना के देता है, उसमें का कोई पॉइंट अगर उसने फुलफिल नहीं किया तो वो रेरा में जा सकता है। ओरिजिनल रेसिडेंट के लिए रेरा में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। 5 साल से मैं 3 बार भूख हड़ताल पे बैठा हूं कि ओरिजिनल सोसाइटी के मेंबर को रेरा में जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब मेरी बिल्डिंग कोई रीडेवलपमेंट में नहीं जाती है, क्योंकि मैं तो सेल्फ डेवलपमेंट की बिल्डिंग में ही रह रहा हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिनके लिए भूख हड़ताल पे बैठता हूं, मुझे लगा कि हुतात्मा चौक में एक बार मैं भूख हड़ताल पे बैठा तो मुझे लगा कि बॉम्बे में 45,000 सोसाइटी है, तो कम से कम लाख लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आएंगे। तो जो मेरे संपर्क में आए उतने 5-10 हजार छोड़े, तो बाकी के किसी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। किसके लिए लड़ रहा था मैं? बाद में 4-4, 5-5 दिन भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों ने विनती की कि आप अपने सेहत को खराब मत करिए, आप विड्रॉ कर जाइए, क्योंकि कोई तो आने वाला नहीं है और गवर्नमेंट आपकी सुनवाई करने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्डर लोग सारे पॉलिटिशियंस को पैसा ये बिल्डर ही देते हैं और उनके खिलाफ रेरा लगाना वो पॉलिटिशियंस नहीं चाहेंगे। इसलिए आप अपना भूख हड़ताल वापस करिए। तो आज तक यहां तक कि एक रेरा के प्रमुख, one chairman of RERA has written to the government that 98.2% of the city's population is not covered by RERA. तो 2% के लिए हम बैठ के क्या करेंगे? Please extend it to all the redevelopment schemes and cooperative society. लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया। तो जाएंगे कहाँ? तो क्वालिटी बिल्डर जो देता है उसका तो पर्दाफाश हो चुका है। और क्या होता है, की रियलिटी है। तो ये जब हुआ तो कुछ लोग, हम लोगों ने सोचा कि इसका कोई इलाज है क्या। तो हम लोग बैठे, नोबेल प्राइज विनर एक है, इंडियन है, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी मेक एन इकोनॉमिक मॉडल which is an alternative to the builder's model, which protects all the original residents and gives them an option. पहले तो ऑप्शन ही नहीं था, आपको बिल्डर के पास जाना है और कोई चारा ही नहीं, तो ऑप्शन उनको दे दीजिए।
फिर ऑप्शन में वो अगर बिल्डर के पास जाएंगे और फिर चीट हो गए या फंस गए तो फिर वो दोष नहीं दे सकते। भाई आपको 2 ऑप्शन दिए थे, आपने ये ऑप्शन लिया, उसके आगे अगर आप फंस गए तो फिर आप दोष किसको देंगे? खुद को ही देंगे। तो ये ऑप्शन का मॉडल ऑथर करने के लिए मुझे कहा गया और उसमें से सेल्फ रीडेवलपमेंट का अल्टरनेट टू द बिल्डर्स मॉडल ऑप्शन निकला। बिल्डर लाइजॉन आर्किटेक्ट से प्लान अप्रूवल करवाता है, हम भी लाइजॉन आर्किटेक्ट से ही प्लान अप्रूव करवाते हैं। बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन करवाता है, हम भी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। कभी कभी बिल्डर एलएनटी जैसे के पास जाता है, हम भी एलएनटी जैसे के पास ही काम करवाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रॉपर्टी में से सारा प्रॉफिट बिल्डर लेके जाता है, हमारे यहाँ प्रॉफिट सब लोगों में बटा जाता है। इसके लिए बिल्डर देता है उससे अधिक एरिया, बिल्डर देता है उससे उत्तम प्लान, बिल्डर देता है उससे अच्छी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन, बिल्डर देता है उससे ज्यादा एमिनिटीज, बिल्डर जितना किराया देता है उससे अधिक किराया और बिल्डर जितना कॉर्पस देता है उससे ज्यादा कॉर्पस। कॉर्पस तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ, कॉर्पस तो बिल्डर के फेंके हुए टुकड़ों को बोला जाता है। यहाँ सरप्लस होता है, सारे कॉस्ट जाके जो भी सरप्लस होता है वो मेंबर में बटता है, इसको सेल्फ रीडेवलपमेंट कहते हैं। आप पूछेंगे कि मुंबई में कितने सेल्फ रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, तो 22 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए, अगले हफ्ते में और 3 पूरे होने वाले हैं, तो 25 प्रोजेक्ट्स सेल्फ रीडेवलपमेंट में कंप्लीट हुए। उसमें 1-2 प्रोजेक्ट का मैं 2-3 प्रोजेक्ट का उदाहरण देता हूं। चारकोट में जिन प्रेम नाम की सोसाइटी है, जो उनके पास 400 फुट थे, आज उनके पास 1200 स्क्वायर फीट है। बिल्डर उनको 650 से ऊपर बिल्कुल नहीं देता था। चेंबूर में तिलक नगर रेलवे स्टेशन के बाहर चित्रा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, 380 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया थी। सारे बिल्डरों ने मिलके 24 बिल्डर ने बिड किया, किसी भी बिल्डर ने 515 के ऊपर बिड नहीं किया और 2 लाख का कॉर्पस दिया, देने की पेशकश की। वो सेल्फ रीडेवलपमेंट में गए, बिल्डिंग पूरी हो चुकी है, रहने को आ गए, सीसीबी मिला, 1 पैसे का उनके ऊपर कर्जा नहीं है, 1 पैसे का कर्जा नहीं है। उनको 1250 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया हर एक को मिला है और 40,000 रुपया महीने का पेंशन मिला है हर मेंबर को, जो प्रॉफिट में से मेंटेनेंस फ्री होके। मुलुंड में जाइए, पूर्वरंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, चेयरमैन मिलिंद माड़ी, 370 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, 370 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया थी, आज 1150 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 25 लाख रुपया कॉर्पस। जब वो बोर्ड आएगा तो आपको कितना मिल सकता है, इसके कैलकुलेशन करके मैं बताऊंगा। आगे आप तो वो करके बताऊंगा। एक बार मेरे 2-3 और पॉइंट करूंगा, फिर हम लोग कैलकुलेशन साथ में करेंगे। और जिनको हार्ट वीक है या प्रेशर का इशू है, वो थोड़ा संभाले, क्योंकि ऐसे नंबर्स निकलने वाले हैं जो आपको विश्वास भी नहीं बैठेगा कि आपके जमीन पे ये भी हो सकता है। अब जब यहाँ आ रहे थे तो शाह साहब मेरे को पूछ रहे थे कि क्या मेंटेनेंस फ्री हो सकता है, तो मैं हंसा, मैंने कहा आप रुकिए, मैं बताऊंगा। आप मेंटेनेंस फ्री की बात करेंगे, आपकी जगह में क्या सोना पड़ा हुआ है वो सबके सामने मैं पूरी कुंडली खोल के बताऊंगा। जब आप मेंटेनेंस फ्री में खुश होने वाले शाह साहब जैसे लोगों को भी
शॉक लगने वाला है। जैसे हर सोसाइटी को जब मैं जाके बोलता हूँ, पहला रिएक्शन है उनको विश्वास ही नहीं बैठता, ऐसा इतना क्यों हो सकता है। फिर कोई बोलता है ये आदमी मुफ्त में अपने को सलाह देता है, ऐसा कोई आज के जमाने में कोई फुकट में देता है क्या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा ही बोलता है, ऐसा नहीं होता है। जब मैं उनको बस में डाल के जितने बिल्डिंगें पूरी हुई वहां ले जाता हूँ, लोगों को से मिलाता हूँ, जब उनको पेपर में प्रेस क्लिपिंग्स आए, वीडियोस आए, वो बताते ऐसा वीडियो और प्रेस क्लिपिंग्स आते। फिर मैं उनको लेके जाता हूँ, जब लोगों से वहाँ के मिलते हैं, जब उनका घर देखते हैं, जब उनको थोड़ी यकीन होती है कि ऐसा भी हो सकता है। ये दिस इज नॉट अ मेक बिलीव, दिस इज नॉट समथिंग विच आप बिल्डर के पास जाओ तो मुझे कोई फायदा, मुझे कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होना है आपका होना है। आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो मुझे कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका होना है। मुझे तो 10 बार आके आपको समझाने में थोड़ी तकलीफ ज्यादा होगी, तो मुझे आपसे कोई 2 पैसे लेने नहीं है, कोई आपसे लाभ लेना नहीं है, न मुझे कोई चुनाव में आके आपसे वोट मांगने हैं, न मुझे आपकी तरफ से कोई क्रेडिट चाहिए। ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में जो भी मैंने अचीवमेंट्स किए, जब तक मैं लोगों को सच नहीं बताऊं वो पूरे नहीं होंगे, और लोग अर्ध सत्य समझते हैं और उसमें उनकी तकलीफ होती है। इसके लिए शहर के लोगों को असलियत समझाने का मैंने अपने आप पे जिम्मा लिया है। मुझे किसी ने ये काम करने के लिए नहीं बताया, लेकिन मैंने ये अपने आप पे जिम्मा लिया है और आपने बुलाया, इसके लिए मुझे शुक्रिया। अब पर्पस व्हीकल इज ऑलवेज मेड वन न्यू कंपनी फॉर वन न्यू प्रोजेक्ट, और हर प्रोजेक्ट के लिए नई कंपनी, और उस प्रोजेक्ट में जो पेड अप कैपिटल बिल्डर का होता है वो 2-4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है। तो मतलब बिल्डर हमारे प्रोजेक्ट में खुद का पैसा डालता है, ऐसा जिसके दिमाग में है वो कृपया निकाल दीजिए, क्योंकि कोई बिल्डर खुद का पैसा प्रोजेक्ट में डालता नहीं है। आपसे इरिवोकेबल कंसेंट लेता है और इरिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी लेता है, उसको बाजार में डाल के, जैसे जो वेंचर कैपिटल फंड में चलाता था, ऐसे वेंचर कैपिटल फंड से वो उसको कराता है, उससे पैसा लेता है। तो when funding comes from public organization, किस किस से बिल्डर फंडिंग लेता है? HNIs, अल्ट्रा HNIs, वेंचर कैपिटल फंड, नॉन बैंकिंग वेंचर कैपिटल फंड, बैंकिंग वेंचर कैपिटल फंड, देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, NBFCs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड IPO। अब हर एक को मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूं, लेकिन इतना समय नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इस पे आपका समय ले, लेकिन ये लोग बिल्डरों को फंड करते हैं। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हैं तो यही लोग आपको भी फंड कर सकते हैं। तो 25-30% जो आप एक्स्ट्रा लेते हैं वो उसका मार्केट रेट के हिसाब से आपको 6% पे स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। मान लीजिए आपका फ्लैट 500 फुट का है, आपको 25 या 30% में 150 फुट या 200 फुट एक्स्ट्रा मिल गया बिल्डर की तरफ से, तो 200 फुट 25,000 रुपया, कितना है 25,000 रुपया, 25,000 रुपया पर फुट, 27 कहते हैं तो मैं 25 ही पकड़ रहा हूँ, 25,000 रुपया पर फुट में वो 200 फुट का आपका 25 मल्टीप्लाइड बाय 200, 50 लाख रुपया, उसका 6% यानी 3 लाख रुपया आपको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट में आपको जितना भी एक्स्ट्रा एरिया मिले, 1,000 मिले, 2,000 मिले, 5,000 एक्स्ट्रा एरिया मिले, आपकी स्टैंप ड्यूटी 1,000 रुपीज ओनली, उसको आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये सेकेंड। नंबर 3, जितना FSI बिल्डर को मिलता है उससे 10% एक्स्ट्रा FSI
सेल्फ रीडेवलपमेंट में मिलता है। ये सारे जीआर में, और जीआर आपके फोन में पड़ा हुआ है। 13 सितंबर 2019 सेल्फ रीडेवलपमेंट जीआर, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप उसको सर्च करिए और कोई बात की क्लैरिफिकेशन है मेरे से बात करिए। तो 10% एडिशनल FSI ओवर एंड अबाउ व्हाट अ बिल्डर गिव्स। पॉइंट नंबर 4, आपने अगर सेल्फ रीडेवलपमेंट करने के लिए कर्जा लिया तो जो बैंक से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना हो उसमें 4% गवर्नमेंट की सब्सिडी, यानी अगर 12% पे आप लोन ले तो आपको 8% भरने का, गवर्नमेंट 4% भरेगा। अगर 8% पे आप लोन ले तो आपको 4% भरने का, 4% गवर्नमेंट भरेगा। ये कौन कहता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, जीआर कहता है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी पूरे हो चुके हैं उनको इस जीआर का एडवांटेज नहीं मिला है। ये सक्सेस होने के बाद में गवर्नमेंट को अभी जाग गए, उनको ये बताना कि हम ही थे उसके अंदर। वो जैसे शाहरुख खान कहता है मैं हूं ना, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि मैं हूं ना, अभी हम आपको एडवांटेज देंगे। ठीक है, हमने कहा बहुत बड़ी बात है, जितने भी हुए वो भी आपके, हमको कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, आप एडवांटेज दे दीजिए बस हमारे लोगों को। तो ये इंटरेस्ट से बेनिफिट और क्या मिलेगा? जीएसटी बिल्डर पूरे प्रोजेक्ट पे जीएसटी देते हैं, क्योंकि वो आपको भी सर्विस देता है, बेचने वाले को भी सर्विस देता है। यहाँ आप अपने आप का अपना घर जो बनाते हैं तो अपने आप को आप सर्विस नहीं देते हैं, तो आपके हिस्से का जो घर का कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उस पर जीएसटी माफ। पहले वो तैयार नहीं थे जीआर आने से पहले भी, और तो मुझे बोले कि आप जाके समझाओ नीति आयोग को। मैंने नीति आयोग को समझाया, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में गए, बोले हमको समझाइए।